काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली चीज़ ये है कि जब आप आपका जो लोगो जो आप डिफाइन करते हो कलर कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द आपकी साइट सेम ही होना चाहिए। आपका लोगो है मान लीजिए कि ब्लू कलर का है और आप बाकी वेबसाइट में दूसरे कलर के साथ प्ले कर रहे हैं, चलो एक दो कलर के साथ आप वेबसाइट प्ले कर सकते हो, तो एक यूनिफॉर्म मेथड में लगती है। जैसे कि मेन्यू का और होवर करते हो तो कलर अलग होना चाहिए। चाहो तो सिंगल कलर में भी पूरी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टी कलर रखोगे कि ऊपर मैंने ब्लैक लिया, नीचे ग्रीन लिया, फिर ऑरेंज लिया, तो यूनिफॉर्म मेथड जो वेबसाइट का होता है ना, यूज़र एक्सपीरियंस वो ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी कि जो फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फैमिलीज आप यूज़ करते हो, जैसे H1 के लिए आपने फॉन्ट फैमिली को यूज़ किया है, एंड जैसे कि मान लीजिए कि एरियल यूज़ किया होगा एंड उसकी फॉन्ट की साइज़ रखी है 40, तो थ्रू आउट द वेबसाइट आपका जहाँ जहाँ H1 होता है तो वहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी सेम होनी चाहिए एंड जो साइज़ है वो भी सेम होनी चाहिए। तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करता है, और थ्रू आउट द साइट एक ही टाइप के फॉन्ट रखना है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि यूज़र्स को रीडेबिलिटी जो भी होती है वो इजी टू यूज़ होता है। ऊपर कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हो उसकी साइज़ अलग है, नीचे कोई आते आते कोई फॉन्ट अलग हो जाते, तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस। आप अपने यूज़र्स को कैसा एक्सपीरियंस देते हो, ठीक है। कुछ पता है? सो अभी आप लोगों ने जो वेबसाइट बनाई है, जस्ट अबाउट आपने होम पेज बनाया हुआ है, वो भी काफ़ी सारे चेंजेस है। तो साइड बाय साइड जब तक ये कोर्स ख़त्म होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो, तो जो चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे हो वो इम्प्लीमेंट करते जाओ एंड थोड़ा सा और लुक एंड फील अच्छा करो वेबसाइट। अगर थीम कोई के लिए आप फ्री थीम यूज़ कर रहे हो तो सर्टन लिमिटेशन उसमें आती है, तो अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी थीम के साथ प्ले करो, तो देखो कि कौन सी थीम मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें, ठीक है। और साइड बाय साइड एक लोगो भी अपनी वेबसाइट का आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे मेरी वेबसाइट का लोगो किस तरीके से बनाना है, तो ChatGPT से या तो फ्री लोगोज मेकर है अभी उससे लोगो डिफाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में रख के फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप पूरी वेबसाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो रखना, ठीक है।
जो जगह है ना अननेसेसरी आपकी वेस्ट हो गई, इससे अच्छा आप 3 ऐसे बॉक्सेस रख के फिर वहाँ पे कुछ एलिमेंट रखोगे या इमेज रखोगे या आइकन रखोगे, उसके लिए पे वेक्टर रखोगे तो सही लगता है। ठीक है, सो सबके पेजेस तो बन गए होम पेज एंड जैसे सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने एफर्ट लगाया, बट वो उसके प्रॉपर जो वेबसाइट होनी चाहिए वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसके साथ हर रोज़ आपको थोड़ा इसके साथ देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट में और एड ऑन कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे पेजेस, इंटरनल लिंकिंग और जो फर्दर जो आपके पेजेस बाकी वो आपको बनाने हैं। ठीक है, क्लियर? सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग में बताया था कि कितने वे से मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, पेपर क्लिक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, फिर एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग। सोशल मीडिया में भी दो होते हैं, ऑर्गेनिक होता है और एक पेड मार्केटिंग होता है। फिर रेफरल मार्केटिंग या माउथ मार्केटिंग। बट वो सारी चीज़ें तो क्या बोलते हैं कि हम कवर नहीं करेंगे, बट जो मेन हमारे लिए ज़रूरी है, वेरी फर्स्ट इज एसईओ, फिर पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। एसईओ बेसिकली होता क्या है? किसी को कुछ आइडियाज? आप कॉलेज में किसी को सिखाया, आपको सिखाया? स्कूल में सिखाया था। वो सर्च इंजन होता है ना, उसका ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। परफेक्ट। तो सर्च इंजन कितने होते हैं? अब ज़्यादातर हम कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं? गूगल यूज़ करते हैं, उसके बिंग होता है, याहू का सर्च इंजन होता है। बट थ्रू आउट द मेजरली वर्ल्ड वाइड लोग गूगल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सब लोग अपनी वेबसाइट गूगल में के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ताकि उससे इन द एंड गोल सबका होता है कि मुझे बिजनेस जनरेट हो। ठीक है, अब कोई क्लाइंट ऐसा होगा, जब फ्रीलांसिंग करोगे तो कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि मुझे गूगल में मेरी वेबसाइट फर्स्ट पे नहीं लाया, हो सकता है कि उसके रीजन में बिंग चलता हो, याहू चलता हो ज़्यादा, तो वो बोल रहा है कि मुझे मेरी वेबसाइट याहू के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करनी है और वहाँ पे मेरी वेबसाइट शोकेस करनी है। तो आपको आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग उस हिसाब से, मार्केटिंग फंडामेंटल पूरे सेम रहता है, लेकिन .txt फाइल जो होती है उसमें आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी रहती है। गूगल के बोर्ड को डिसअलाउ करके याहू के बोर्ड को अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, नोट एंड पेन ओपन करें, कुछ चीज़ें टास्क थ्रू आउट द सेक्शन आपको देते रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में रेडी करके आना है। कैनवा का आइडिया किस किस को है? कैनवा किसने यूज़ किया हुआ? So very
फर्स्ट है कि जितने भी सर्च इंजिन होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हर एक सर्च इंजिन का एक बोट होता है, क्रॉलर होता है। वो क्या करता है कि वो क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, वहाँ से डेटाबेस जो भी आपकी वेबसाइट में जो चीज़ें हैं वो गैदर करता है और अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, एंड फिर वो रिलेवेंट कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल दिया था जनगणना का। जैसे कि जनगणना वाले क्या करते हैं, हर साल आपकी घर आते और आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, कोई न्यू एडिशन मेंबर होता है तो वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, फिर उसकी वेबसाइट पे हमें दिखाता है। ठीक वैसे गूगल का बोर्ड होता है, हर एक सर्च इंजन का बोर्ड होता है। वो क्या करता है, जैसे मैंने बताया था कि हम बैकएंड में सर्च इंजन को बताते हैं कि आपके बोर्ड को हमारी वेबसाइट में कितने दिन में वापस रिविजिट करना 7 दिन में है, डेली है, मंथली है। तो जैसे मैंने स्टोर किया कि भाई आपको हमारे घर पे हमारी वेबसाइट पे हर 7 दिन में विजिट करना है, तो गूगल का जो बोर्ड होता है, जो भी सर्च इंजन के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बोर्ड आपकी वेबसाइट पे आता है, थरली वेबसाइट को एनालिसिस करता है एंड जो जो चीज़ें होती हैं वो उसके डेटाबेस में स्टोर करता है। जैसे आपने कोई नए ब्लॉग ऐड किए तो ब्लॉग के साथ जो रिलेवेंट कीवर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें स्टोर करता है। फिर जब वो कीवर्ड गूगल में सर्च होते हैं, उस कीवर्ड पे जब मार्केटिंग किया होता है तो गूगल को पता चलता है कि ये कीवर्ड पे मुझे ये वेबसाइट पे ये पेज डिस्प्ले करवाना है। क्लियर है? तो हर एक सर्च इंजन के क्रॉलर होते हैं, ये बोट होते हैं। तो आपका एक्सरसाइज है कि हर एक सर्च इंजन के जो क्रॉलर होते हैं उसके नाम आपको याद रखना। जैसे गूगल का क्या है, याहू का क्या है, बिंग का क्या है, 3 मेजरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिख नोट डाउन कर लीजिए तीनों के बोर्ड का नेम क्या है। गूगल, याहू, बिंग, और भी कोई सर्च इंजन होते हैं तो उसके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको क्या फाइंड करना है? क्रॉलर के बोर्ड का नेम। एसईओ में मेजरली 3 चीज़ों पे पूरा एसईओ का गेम है। वन इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ एंड थर्ड इज टेक्निकल एसईओ। किसी को कुछ आइडिया है ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ कुछ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ आइडियली अगर बताओ कि आपकी वेबसाइट के जो बैकएंड साइड चीज़ें होती है ऑन पेज एसईओ, जैसे कि आपका हेडिंग है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आगे कवर करूँगा वो अच्छे से ऊपर बता रहा हूँ। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी वेबसाइट में जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो इंटरनल लिंकिंग होती है, वो दो ज़्यादातर पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ जो बैकएंड में हम करते हैं वो यूजर्स को नहीं दिखता है। वो जो आपने जो वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने, तो आप वेबसाइट में बैकएंड में जो गूगल के जो क्राइटेरियाज होते हैं उसको फॉलो करते हैं। मेरी इमेज की साइज इतनी होनी चाहिए, इमेज में ऑल्टर टेक्स्ट ये होने चाहिए, हेडिंग इस तरीके से होना चाहिए, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें जो होती है उसकी चेकलिस्ट आगे है। वो सारी चीज़ें ऑन पेज में कवर होती है। अभी से ऊपर से बता रहा हूँ। फिर टेक्निकल एसईओ में क्या होता है कि वेबसाइट की स्पीड रिलेटेड जो भी होते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट यूज़र्स को अच्छी तरीके से इसे ऑप्टिमाइज हो ताकि यूज़र्स को जब वेबसाइट ओपन करते हो तो जल्दी से लोड हो जाए, आपके यूज़र्स फ्रस्ट्रेट ना हो। तो टेक्निकल रिलेटेड जो भी पैरामीटर होते हैं वो यहाँ पे हम टेक्निकल एसईओ में करते हैं। ये दोनों चीज़ें बैकएंड में होती है, यूज़र्स को नहीं दिखती, वो जो वेबसाइट ओनर होते हैं वही चीज़ करते हैं। और ऑफ पेज एसईओ इट मीन्स कि आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कर लिया, जैसे कि पर्टिकुलर पेज के कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अब ये जो कीवर्ड है उस पर जो मार्केटिंग करते हो, बैकलिंक बनाते हो, जैसे फेसबुक में एक सबमिशन किया और वहाँ से फेसबुक से हमें कोई रिडायरेक्शन मिलता है कि भाई हाँ कोई यूजर्स आता है, तो वो हमारी बैकलिंक हो गई। तो वैसे ऑफ पेज में देयर आर 15 to 20 काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे हमारे कंटेंट को मार्केटिंग करते हैं ताकि हमने ये जो कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज़ किया होता है ऑफ पेज, वो कीवर्ड पे यूजर्स हमारे तक पहुँचे और हमें बिजनेस जनरेट करके दें। क्लियर है? ऑफ पेज ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो ये पेज है सर्विस है, उसमें एक सर्विसेज आप फोकस कर रहे हो, उस सर्विसेज पे
कौन सी सर्विसेज थी आपकी? मील वाले मील रिलेटेड थी, राइट? मान लीजिए कि डाइट प्लान के रिलेटेड था, तो आपने एक पेज ब्लॉग लिखा डाइट के ऊपर और उसमें आपने सर्टन कीवर्ड्स टारगेट किए हुए कि भाई फ्री डाइट मीट या बेस्ड डाइट मीट, इस तरीके से कुछ आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए और आप चाहते हो कि ये कीवर्ड पे मेरा ब्लॉग रैंक करे या मेरी वेबसाइट पर कोई पेज रैंक करे, तो वो कीवर्ड को लेकर और आपने एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं या आर्टिकल लिखते हैं उस कीवर्ड के ऊपर और उस आर्टिकल को और ब्लॉग को अलग अलग जगह पे सर्कुलेट करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करते हैं, जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, ब्लॉग की साइट है, ब्लॉगर है, वीक से वीकली सब में ब्लॉग्स बनते हैं या न्यूज़ PR आर्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने कंटेंट को सबमिशन किया, बुक मार्किंग किया, डायरेक्टली के दो जाकर पार्ट ऑफ पेज एक्टिविटी, तो अलग अलग जगह पे आपने अपने कंटेंट को सर्कुलेट किया और आपने बताया कि ये कीवर्ड पे मेरा ये ब्लॉग है, डाइट के प्लान है, तो जब वो जहाँ पे जिस वेबसाइट पे आपने ब्लॉग सबमिट किया वहाँ पे अगर से जब क्रोलर उस वेबसाइट पे क्रोलर आता है और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है, फिर वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर होता है, तो जितना कीवर्ड पे आपने जितने भी कंटेंट सर्कुलेट किए हुए हैं तो गूगल को पता चलता है कि डाइट मील के रिलेटेड ये कीवर्ड्स है, तो जब कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे दिखाता है, तो जहाँ जहाँ पे आपने सबमिशन किया होता है वहाँ से आपको एक बैक लिंक मिलती है, एक लिंक रिफर होती है, दैट इज कॉल्ड द बैक लिंक। तो जितनी ज़्यादा आपको कीवर्ड पे बैक लिंक मिलेगी उतने गूगल के डेटाबेस में पता चलेगा सिंपल वे में कि ये कीवर्ड पे ये ब्लॉग और ये पर्टिकुलर ये वेबसाइट का पेज दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑफ पेज एक्टिविटी। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ का मेन एजेंडा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ बैक लिंक आपको जनरेट करनी है। मान लीजिए कि आप 100 जगह पे सबमिशन करते हो अपने कंटेंट को, 100 प्लेटफॉर्म पे आपने सर्कुलेट किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ जितनी जगह पे सर्कुलेट किया वहाँ से आपको बैक लिंक मिले। 100 में से हो सकता है कि 5 जगह से आपको रिफर बैक मिला कि आपकी वेबसाइट पर रिफर, तो आपकी बैक लिंक 5 ही कंसिडर होती है। तो जो क्वालिटी ऑफ बैक लिंक होती है वो मैटर करती है, क्वान्टिटी। काफ़ी सारे साइट जब ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करोगे तो काफ़ी सारे साइट होती है आपने सबमिशन किया लेकिन आपको वहाँ से बैक लिंक नहीं मिलेगी, तो हो जाते हैं स्पैमिंग वेबसाइट और सारी चीज़ें होती है। तो जब आप बैक लिंक अपने कंटेंट को सर्कुलेट करते हो मेक श्योर करना कि जो वेबसाइट पे आप सर्कुलेट कर रहे हो उसकी गूगल में प्रेजेंस कितनी है, उसकी ऑथोरिटी कितनी है, ट्रस्ट कितना है, तो आपकी कम एफर्ट में ज़्यादा आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो SEO का गेम पूरे 3 चीज़ों में इन डेप्थ आगे लेके जाए, तो पेज में भी क्या क्या एक्टिविटीज़ वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। क्लियर? ऑन पेज में क्या होता है बेसिक, ऑन पेज में क्या होता है टेक्निकल वाला, तो यहाँ का कुछ आइडिया भूल गए, उतना खराब पढ़ा रहा हो क्या? नहीं लेट मी रिपीट, ऑन पेज SEO के 3 पार्ट होते हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। ऑन पेज SEO में क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट में बैकएंड साइड हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोडिंग में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, इन हमारी वेबसाइट में इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करना, वो सारी चीज़ें ऑन पेज में आती है। वेयर टेक्निकल SEO में क्या होता है, जो पेज हमने ऑप्टिमाइज़ किया होता है उसकी स्पीड रिलेटेड जितने भी कंसिडरेशन होता है टेक्निकल SEO में आता है। एक बार मेरा पेज रेडी हो गया, कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो गया कि मैंने बता दिया कि भाई ये कीवर्ड मेरा ये पेज है और ये पेज में मैंने ये कीवर्ड टारगेट किए हुए, फिर उसकी स्पीड भी सही होगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे कंटेंट को अलग अलग फॉर्म में हम सर्कुलेट करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक जनरेट हो, तो वो कंसिडरेशन होता है ऑफ पेज SEO। क्लियर? सिंपल है, व्हाट इज SEO, जैसा मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज इंप्रूविंग द विजिबिलिटी ऑन द गूगल सर्च। हम सारी एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं, हमारी विजिबिलिटी हमारी वेबसाइट को गूगल पे फर्स्ट पेज में लाने के लिए करते हैं। आप लोग भी गूगल में कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो, अब मैक्सिमम 5 रिजल्ट तक देखते हो, ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करते। आई गेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेज देखते हो, दूसरे पेज पर अब तक कितने लोग गए चीज़ों को सर्च करने के लिए। गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए कि अपन गूगल में सर्च करते
ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ तक सर्च करते हैं, कोई ऐसा है कि जहाँ दूसरे तीसरे चौथे पेज पे कभी गया हो? मैं सब पहले करती थी होमवर्क के लिए, बिना होमवर्क सेव ना किसी का कभी सर्च करते थे। रिसर्च के टाइम पे करते हो, बट कुछ चीज़ें अगर आप परचेज करना होता है तो वो मैक्सिमम पहले पेज पे नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हमारी क्वेरीज चेंज कर देते हैं, राइट? अगर आपको रिसर्च करना है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली दूसरे तीसरे पेज पे जाते हैं, क्योंकि टॉप वाले काम कॉपी करेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को ना फर्स्ट पेज पे लाए, फर्स्ट पेज में भी टॉप 5 पे उसके रिजल्ट ज़्यादातर हो, इतना अच्छा है। फिर लोगों को यहाँ पे आता है नीचे दूसरे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तो बहुत कम लोग होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारी क्वेरीज चेंज कर देते हैं। तो अगर आप मार्केट को कॉम्पीट करना है तो आपका एजेंडा यही होना चाहिए कि मेरा पेज गूगल के फर्स्ट पेज में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप 5-6 एक्टिविटीज़ करोगे या 1 महीना एक्टिविटीज़ करोगे आ जाएगा, नहीं। ऑर्गेनिक एसईओ एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनिक वे में हम सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कंटेंट कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और रिलेवेंट कहाँ कहाँ में जो सर्कुलेट करना है, ठीक है। तो एसईओ की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें रिजल्ट ओवरनाइट नहीं मिलेंगे। आप कंटिन्यूस आपको प्रॉपर ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड देन फिर आप ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करेंगे। इट विल टेक मिनिमम 3 to 4 months लगेंगे आपकी कीवर्ड्स को गूगल पे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में आएंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार में तीसरे महीने में पहले पेज पे आ जाए, हो सकता है नीचे दूसरे तीसरे चौथे पेज पे या 10वें पेज पे आए। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करोगे, देन आफ्टर आपकी कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे दिखना चालू होगा। अभी कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें वो हम आगे कवर करते हैं, बट मेजरली सारी चीज़ों मेन डिपेंड करती है टाइप ऑफ कीवर्ड पे, वो कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं वो कवर करते हैं। बट यहाँ पे समझ में आ गया कि एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, इट विल टेक मिनिमम टाइम टेकिंग होता है। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में प्रॉपर एसईओ किया, 1 साल तक अगर आपने प्रॉपर तरीके से एसईओ किया हुआ है तो इसके रिजल्ट जो होते हैं ना गूगल में आपकी कीवर्ड पे आपकी जो वेबसाइट शो करती है वो लॉन्गर पीरियड पे स्टे करती है, और जो रिजल्ट मिलता है, जो कस्टमर आते हैं आपके पास वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि कोई यूजर्स अपनी क्वेरीज सर्च करके आप तक पहुंच रहा होता है। इट मीन्स कि उसको सच में उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तब इसलिए वो उसने आपकी वेबसाइट ओपन की होती है। तो जो क्वेरीज आपको मिलती है और जो कस्टमर आपको मिलते हैं तो ज़्यादा जेन्युइन कस्टमर होते हैं। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि मैं एक सर्टन बजट गूगल को दे रहा हूँ, वो बजट अगर मेरा एक्चुअली ख़त्म हो जाता है तो गूगल मेरा रिजल्ट दिखाना बंद कर देता है, ठीक है। तो एसईओ हर कोई कंपनी जो होती है अपनी वेबसाइट के लिए भले उसको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहे, बट गूगल में उसकी विजिबिलिटी और अथॉरिटी जनरेट करने के लिए वो एसईओ उसको करना ही पड़ता है। भले इतना फुल फ्लेज में ना करे, धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज़ करके वो अपना एसईओ तो चालू रखना ही पड़ता है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट मिलते हैं, कस्टमर मिलते हैं तो ज़्यादा जेन्युइन कस्टमर, और आपको एक अच्छा आउटकम, आपकी विजिबिलिटी गूगल में दिखेगी, ठीक है। As I said कि 3 pillars of SEO, on page SEO, off page SEO and technical SEO. On page SEO में क्या होता है कि we are going to optimize our content, heading, keyword, meta text, link और user experience जो होता है उन सारी चीज़ें बैकएंड में करते हैं। ऑफ पेज SEO में क्या करते हैं कि हम बैकलिंक्स बनाते हैं, हमारे ब्रांड के रिलेटेड सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल में जितनी बैकलिंक मिलेगी उतनी अथॉरिटी हमारी वेबसाइट को गूगल ऐसा सिग्नल देगा कि हाँ ये वेबसाइट जेन्युइन ट्रस्टेड है, ये। और टेक्निकल एसईओ में जो भी स्पीड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। टेक्निकल एसईओ के जो पैरामीटर स्पीड रिलेटेड कहाँ से देखने को मिले, कहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, लास्ट सेशन मैंने डिस्कस किया था।
हाँ, ये जो स्पीड रिलेटेड सारी चीज़ें हैं तो कौन से टूल से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? गूगल सर्च कंसोल। डेकलिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से हम यूजर्स के बारे में जान सकते हैं? यूजर्स के बारे में कौन सा प्लेटफॉर्म से जान सकते हैं? गूगल एनालिटिक्स। एंड यूजर्स की जर्नी के बारे में माइक्रोसॉफ्ट क्लियरी है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गए। बेसिक पैरामीटर 3 चीज़ों पे पूरा एसईओ का ज्ञान है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑफ पेज एसईओ इज फॉर द ऑप्टिमाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग आपकी वेबसाइट में बैकएंड में। टेक्निकल एसईओ इज ऑल रिलेटेड टू स्पीड, आपकी वेबसाइट में जो स्पीड रिलेटेड एलिमेंट होते हैं। और ऑफ पेज मतलब ये दोनों चीज़ें एक बार सही कर ली फिर आप अपने कंटेंट को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग फॉर्म ऑफ मेथड में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आर्टिकल होते हैं तो उसका कंसेप्ट अलग होता है, ब्लॉग होता है उसका कंसेप्ट अलग होता है, न्यूज़ प्रेस रिलीज होता है तो उसका कंटेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट अलग होता है। हर एक की चीज़ों की बुक मार्किंग, डायरेक्टरी, माइक्रो ब्लॉगिंग, क्लासीफाइड, ये सारी वो पेज की एक्टिविटीज़। सॉरी क्लियर? एक एग्जांपल है, इमेजिन ए वेबसाइट इज ए शॉप, एक शॉप है तो उसमें क्या कहता है कि ऑन पेज किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करके हाउ योर शॉप लुक्स इनसाइड, लाइक प्रोडक्ट किस तरीके, जैसे कि आपकी शॉप आपने ओपन की है तो अंदर का जो भी पूरा चीज़ें है कि जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट रखे, हेल्थ के ब्यूटी के रिलेटेड अलग रखे हैं, शूज़ के रिलेटेड अलग रखे हैं, तो किस तरीके से पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज है। तब एक यूजर्स अंदर आता है तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, ब्यूटी रिलेटेड जैसे आप डीमार्ट में एंटर हुए तो हर एक चीज़ें प्रॉपरली कैटेगराइज होती है कि मैं ब्यूटी रिलेटेड सेक्शन अलग होता है, खाने पीने का पूरा सेक्शन अलग होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी शॉप अंदर से कितनी कैसे दिखती है, कि प्रोडक्ट प्रॉपरली अरेंज है। अगर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कुछ अलग होता है, यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे शैम्पू लेने गए और नीचे कुछ फेस वॉश रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी है तो यूज़र डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रॉपरली कि आपकी शॉप का अंदर का पोर्शन किस तरह का, आपकी वेबसाइट में अंदर आपने किस तरीके से सारी चीज़ें स्ट्रक्चराइज की है ना, वो सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आती है। टेक्निकल एसईओ में क्या आता है कि द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, डोर, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, नेविगेशन, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके, जब यूज़र एंटर होता है उसको प्रॉपर नेविगेशन ऊपर प्रॉपर ना मिले तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मुझे कहाँ जाना है वो पता नहीं चलता। एंट्रेंस कैसा है, किस तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी किस तरीके से, कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं सिक्योर मेरी चीज़ें, चोरी का और सारी चीज़ें, बेसिक एग्जांपल है। और ऑफ पेज एक्टिविटीज़ मतलब कितने लोग वहाँ तक आपको रिफ़र करके आए हैं, कैसे आप तक पहुँचे। ऐसे तो डायरेक्टली नहीं पहुँचे होगे, कहीं पे मार्केटिंग किया होगा, वहाँ से यूजर्स आ रहे हैं तो वो यूजर्स को उसका बैकलिंक हो, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जहाँ जहाँ आपने मार्केटिंग किया वहाँ से जो आपको यूजर्स मिल रहे हैं या वेबसाइट से आपको रेफर मिल रहा है तो ज़्यादा बैकलिंक्स। क्लियर? जैसे सेट कि ऑन पेज एसईओ में डिफरेंट काइंड ऑफ चेक होता है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग इनसाइड योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन एंड यूजर्स। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मैंने गूगल क्रॉलर की बात की, तो जो गूगल क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट है नाइकी की, ठीक है। तो गूगल क्रॉलर जो मैंने बोला कि कोई भी जगह जनगणना वाले हमारे घर पे आते हैं, वैसे गूगल का क्रॉलर जो हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको ये नहीं पता चलता, वो डेप्थ होता है, अंधा होता है, वो ये पोर्शन नहीं देखता कि भाई आपकी वेबसाइट में यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, वो क्या देखता है, ये चीज़ें देखता है। गूगल कोई भी बोट होता है ना, वो यहाँ से आपकी वेबसाइट को पूरा अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट में किस तरीके से आपने स्ट्रक्चराइज किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन रखे हुए हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ें रखी हुई मेरे पेज के टाइटल के रिलेटेड, ये टाइटल है और इसका कंटेंट लिखा हुआ, तो गूगल का जो बोट होता है ना वो ये आइडेंटिफाई करता है, इस तरीके से पूरी वेबसाइट को पढ़ता है, वो कभी आपकी वेबसाइट को इस तरीके से नहीं देखता। गूगल के बोर्ड को हमें पूरी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चराइज करके देनी पड़ती है, ऑन पेज में पूरी चीज़ें उसको बताना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, तो इसका ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें यहाँ पे देखे में पूरी चीज़ें होती है। आपके गूगल एनालिटिक का कोड, सर्च कंसोल का कोड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, या ताकि गूगल के कोड को पता चले कि हाँ ये वेबसाइट में एनालिटिक कोड है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कोड है, तो गूगल ऑलवेज ये चीज़ें रिफ़र करता है। गूगल का पोर्ट मतलब कोई भी पोर्ट होता है वो फ्रंट में ही दिखता है, वो पोर्ट यही दिखता है, तो ये जितना आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज होगा ना उतना आपके लिए अच्छा है। कोई नए डेवलपर्स होते जो वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे एंटर करके 36 से वापस चालू हो जाता है, बीच में अननेसेसरी स्पेस होती है, तो अननेसेसरी स्पेस फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर अननेसेसरी स्पेस जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी वेबसाइट की साइज़ बढ़ेगी, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो वैसे हर एक चीज़ को हमें यहाँ पे गूगल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड से, फिर स्कीमा से, वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है। तो ऑन पेज ये दिखाने का मतलब यही था कि गूगल के बोर्ड जब आता है ऑलवेज समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट आपने बनाया वो नहीं दिखता, वो ऑलवेज देखता है जो बैकएंड आपका है उसमें से वो चीज़ें ऑप्टिमाइज करता है। कि जैसे कि मैं यहाँ से देखूँ तो गूगल के बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज है, जैसे अगर मैं स्पेनिश के लिए बनाता हूँ तो गूगल यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि ये वेबसाइट स्पेनिश के लिए है। मेटा कंटेंट क्या है, मेटा कैरेक्टर कौन सा UTF-8 है, ये टेक्निकल पैरामीटर, कंटेंट क्या रखना है, कीवर्ड्स कौन कौन से ऑप्टिमाइज करने हैं, उसकी कंटेंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। फिर मेरी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करानी, फॉलो करानी, वो सारी चीज़ें गूगल यहाँ से रीड करता है। जैसे मैं robot.txt की बात की थी, वो आगे जाके टेक्निकल एसईओ में कवर करेंगे, समझ में आ गया। तो कभी ये मत सोचना कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से गूगल शो कर, मैंने तो रख दिया इमेज है ये है, बट मैं अपनी इमेज का ऑल्टर टेक्स्ट नहीं रखा, नाम नहीं रखा कि इमेज किसके रिलेटेड, तो गूगल का क्रॉलर जब यहाँ पे आएगा वो इमेज की URL देखेगा, लेकिन अगर उस पर ऑल्टर टेक्स्ट नहीं है तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि ये इमेज किसके रिलेटेड, वो ऐसे ही सेव कर लेगा अपने डेटाबेस में, तो कोई काम की नहीं। अगर आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज के, जैसे कोई इमेज आप वर्डप्रेस में उस दिन अपलोड कर रहे हैं तो मैंने राइट साइड में आपको बताया हुआ था कि टाइटल कैप्शन रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, वो चीज़ें यहाँ पे काम आती है। क्लियर। तो जो मैंने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात की तो दिखता है क्या कहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, तो नाइकी की जो वेबसाइट मेरी ओपन हुई है, दिस इज कॉल्ड मेटा टाइटल और दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा टाइटल और मेटा मेंस नाइकी शूज, आपने ऊपर ही मेंस नाइकी शूज मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन फाइंड नाइकी शूज वाला होगा। फाइंड ये चीज़ यहाँ पे गूगल को इस तरीके से फिर रिप्रेजेंट करता है, जो भी चीज़ें वेबसाइट में लिखते हैं। और मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्यों रखते हैं, ताकि गूगल को हम बता सके कि ये पेज किसके रिलेटेड, किस कैटेगरी। फिर मैंने यहाँ पे रखा मेंस नाइकी शूज, मेटा टाइटल में मैंने रख दिया कि मैं वुमेंस नाइकी शूज और मैं ये पेज दिखा रहा हूँ, तो गूगल का जब पेज क्रॉल करेगा ना वेबसाइट, ये पूरा क्रॉल करेगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा रिजल्ट इजीली, क्योंकि आपने गूगल को पहले बता दिया है कि ये पेज वुमेंस रिलेटेड नाइकी के शूज़ के रिलेटेड, फिर नीचे आप मेंस की छोटे बच्चों की चीज़ें दिखाओगे तो दोस्त भी फाइंड द इजी लेवल। फिर भी आप कितनी भी मेहनत करोगे अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए, पर्टिकुलर पेज के लिए, कीवर्ड के लिए, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल फेस करने पड़ती है।
जो भी मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन रखो, दोज आर द रिलेवेंट टू द पेज को डिफाइन करते हैं कि मेरा पेज किसके रिलेटेड है, सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑन पेज में की एलिमेंट होते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च एंड प्लेसमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि जितने भी आप ऑप्टिमाइज एक्टिविटी करोगे सारी गेम एसईओ में ही कीवर्ड रिसर्च की। अगर आपने राइट पोटेंशियल कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं किए अपने बिजनेस के लिए, कि जितने भी आप एक्टिविटीज़ करोगे, मार्केटिंग करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ हर्डल, ये अब क्यों नहीं आ रहे। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कीवर्ड का प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे को ये कीवर्ड कहाँ रखना है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी चाहिए तो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। बट ऑलवेज याद रखना कि जो भी आप चीज़ें रख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, इमेज फाइंड कर रहे हो, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें इसके ऊपर है। कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मैं खुद कीवर्ड रिसर्च करूँ, क्लाइंट आता है कुछ टाइम के वर्क करता है, तो आई विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 days टू आइडेंटिफाई द राइट पोटेंशियल कीवर्ड फॉर द क्लाइंट। कीवर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई, मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे क्लाइंट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए ये कीवर्ड, अगर मेरे को यूजर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस लेके बैठे हो तो आप ऐसा मत सोचो कि अगर मैं नाइकी शूज़ फाइंड कर रहा हूँ या जिम की कुछ कर रहा हूँ तो जिम, बेस्ट जिम इन अहमदाबाद, 2000 तक कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन मुझे यूजर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि मेरा यूजर्स क्या ऐसी क्वेरी सर्च करेगा ताकि मेरी वेबसाइट उस तक पहुँचे। तो जब तक आप यूजर्स के माइंडसेट से नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आपको काफ़ी रिसर्च लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप यूजर्स की कि मेरा यूजर्स क्या चीज़ें ऐसी सर्च करेगा कि मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, या मेरी वेबसाइट के कोई पर्टिकुलर पेजेस उसको देंगे। तो यूजर्स के माइंडसेट से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई बेस्ट जिम इन अहमदाबाद, कोई ऐसा होता है कि भाई जिम अहमदाबाद में क्या, सारू जिम अहमदाबाद में क्या है, यूजर्स की यूजर्स की क्वेरीज। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे यूजर्स क्या ऐसा सर्च करेंगे ताकि मेरी वेबसाइट का ये पर्टिकुलर पेज और सर्विसेज उसको दिखें। तो दीज आर द पिलर ऑफ द एसईओ के कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली होना चाहिए। और एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका प्लेसमेंट कि मेरे कीवर्ड को मुझे कहाँ रखना है। जैसे मेंस नाइकी वाला पेज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेंस नाइकी शूज़ इन अहमदाबाद, ये मेरा एक फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड है। अगर मैं उसको वुमन वाले पेज पे रख दिया, प्लेसमेंट उसका प्रॉपर गलत हो गया। फिर मैंने हेडिंग में नहीं रखा, मैंने बॉटम में रखा, फिर जो पर्टिकुलर पेज का कंटेंट होता है वहाँ पे नहीं रखा। तो प्रॉपर तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एक बार आइडेंटिफाई हो गया, उसका प्लेसमेंट मुझे कहाँ करना है, कहाँ मुझे रखना है, ताकि वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो। फिर दूसरी चीज़ आती है कि कंटेंट क्वालिटी। आपने जो वेबसाइट में थरली चीज़ें लिखी हुई है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसकी क्वालिटी कितनी है, उसमें आप ये कीवर्ड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, थ्रू आउट द पेज आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है। मान लीजिए कि आपने कोई पेज में कीवर्ड आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये पेज में मेरे ये 3 कीवर्ड आने चाहिए, ठीक है, उसके कंटेंट आप उस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो। वो 3 कीवर्ड आप वो पेज में 500 वर्ड के कंटेंट में अगर 10 बार लगते हो या 1000 वर्ड के कंटेंट में 20 बार लगते हो, वो कीवर्ड को कहीं ना कहीं फिट करते हो उसका प्लेसमेंट, तो दे विल कॉल्ड स्पैमी कंटेंट। समझा नहीं रहता। जैसे आपने कंटेंट लिखा वेलकम टू नेक्स्ट स्पीच जोन, आप एक नेक्स्ट स्पीच जोन की वर्ड फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू नेक्स्ट स्पीच जोन, फिर नीचे लिखते हो कि नेक्स्ट स्पीच जोन ये करता है, फिर थोड़ी देर बाद लिखते हो कि नेक्स्ट स्पीच जोन में ये सर्विसेज होती है। इस तरीके से आप वो जो कीवर्ड है वो पेज में 10 से 12 बार यूज़ करते हो। 5 छोटे से 500 वर्ड के ब्लॉग में, मान लीजिए 500 वर्ड का ब्लॉग, मतलब इतना सा ब्लॉग में वो कीवर्ड आप 10 बार यूज़ करते हो। इट विल स्कोर द कीवर्ड को आप अननेसेसरी फिट कर रहे हो, तो यूजर्स के स्कोर में आ जाएगा। क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई सेल्समैन आपके यहाँ पे आता है, वो सेल्समैन बार बार आपकी खुद की प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करता है कि मेरी प्रोडक्ट ये, मेरी प्रोडक्ट ये, मेरी, आप बोर हो जाओगे क्या है। उसकी जगह पे आप कहीं पे कुछ चीज़ें देखते हो कि हाँ हमारी प्रोडक्ट ये है, लेकिन ये आपको ये बेनिफिट दे सकता है। तो जो प्लेसमेंट होता है, जो वे मार्केटिंग करते हो पूरा अलग होता है।
तो वे कंटेंट की क्वालिटी, आप लंबा पेज का कंटेंट मान लीजिए 1500 वर्ड का कंटेंट आपका है, उसमें आप 10 बार कीवर्ड फिट करोगे तो कीवर्ड बैलेंस हो जाएगा। बट आप 500 वर्ड में 10-15 बार कीवर्ड को अपना ही मेंस नाइक इश्यूज करके पूरा सेंटेंस करके कहीं ना कहीं फिट करते हो, तो दूसरा तक गूगल कंसिडर करेगा कि ये स्पैम कंटेंट है, कि अननेसेसरी आपने अपने कीवर्ड को अप लाने के लिए अननेसेसरी इस कीवर्ड का प्लेसमेंट किया हुआ। तो हमेशा कीवर्ड जो प्लेसमेंट होता है, वो जो कंटेंट की क्वालिटी, इट मीन्स कि कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए। नो डाउट ChatGPT करते हैं, बट ह्यूमन टच उसको देना ज़रूरी है कंटेंट को। अदरवाइज ChatGPT से तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, सब ने ChatGPT कंटेंट है, तो गूगल आइडेंटिफाई कैसे करेगा किसका जेन्युइन है, क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा सा ह्यूमन टच देना चाहिए। और कंटेंट थ्रू आउट द पेज, जिस पेज के बारे में आपने स्टार्ट किया है उसी पेज के बारे में, उसी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में आपका, जैसे आपका मील के डाइट मील के रिलेटेड आप कुछ चीज़ें बात कर रहे हो, थ्रू आउट द पेज आपका उसी रिलेटेड होना चाहिए कि मील के डाइट मील के। हाँ, इंटरनल लिंकिंग के लिए आप दूसरे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, बट वो भी लिमिटेड होना चाहिए। जैसे डाइट मील से फिर आप दूसरे पेज में उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो कि हाँ मील रिलेटेड आपको ये चीज़ें दिए, तो वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर मेटा टेक्स्ट जो मैंने बात की, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं? जब गूगल में कोई कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो दिखती है तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप जब तक खुद R&D नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड को मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या किस तरीके से प्लेस करते हो, उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी है। कैरेक्टर लिमिट की बात करूँ तो जब आप गूगल में सर्च करते हो ना कोई भी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल में कुछ चीज़ें सर्च की है, तो उसकी ये जो कैरेक्टर लिमिट है ना, लिमिट कितनी है और इसकी लिमिट कितनी है वो आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई के गूगल करोगे आपको बता ही देगा, बट वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब आप कीवर्ड का प्लेसमेंट करो तो उसमें मेरे को कीवर्ड का प्लेसमेंट कहाँ पे करना है तो मेरे को आइडिया आ जाए। मान लीजिए कि उसकी कैरेक्टर लिमिट कुछ है, उसके बाद आपने वो कीवर्ड टारगेट किया तो फिर ऐसे जो आ जाएगा। गूगल ऑलवेज प्रायोरिटाइज करता है जो अपनी कैरेक्टर लिमिट होती है उसके बाद का होता है, उसके लो प्रायोरिटी में होता है। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ रहा है ऑन पेज एसईओ में मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको। कैसे आता है इसको कौन सा? ये उसके नीचे कैसे आता है? सॉरी कौन सा वाला? ये लिखा है, ये इसके नीचे वाला ये ब्लैक, ये हम सब पार्ट ऑफ स्कीमा, जो वेबसाइट में टेक्निकल एसईओ में बताएंगे स्कीमा किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है। आपकी वेबसाइट की सब लिंक्स है तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आते हैं स्कीमा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं, या तो साइट एक्सटेंशन जो कहते हैं इसको साइट एक्सटेंशन भी कहते हैं, तो भाई आपकी वेबसाइट पे ये पेज के फर्दर कौन कौन से पेजेस है तो हम बताते हैं कि बस साइट एक्सटेंशन से एड ऑन डेट विल कवर। आपने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा कि रिव्यूज़ आते हैं, जैसे रिव्यूज़ आते हैं, ये प्राइस आते हैं, तो वो तो हम तो इतना ही बताते हैं, ये स्कीमा से आते हैं सारी चीज़ें। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमास होते हैं, तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आगे बताएंगे। रन रेट के आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें होती है, वेबसाइट किस तरीके से होती है, ठीक है। और ये तो गूगल माई बिजनेस पेज क्या होता है, कैसे सेटअप करना है, आइडिया होगा सबको, आइडिया कैसे सेटअप करें। कोई ना अभी एसईओ के लेक्चर के बारे में इसका क्विक लेक्चर है कि गूगल माई बिजनेस का अकाउंट को कैसे सेटअप करना है।
सो मूविंग फॉरवर्ड हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो हो गए, पहली फर्स्ट चीज़ हो गई कीवर्ड रिसर्च। आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। फिर हो गई कि कंटेंट क्वालिटी, ये कीवर्ड के बेस पे आप अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो, कितना जेन्युइन कंटेंट रखते हो, कितना उस पेज के रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। फिर आगे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसकी कैरेक्टर लिमिट क्या होनी चाहिए। फिर आता है इंटरनल लिंकिंग, कि जितनी अच्छी इंटरनल लिंकिंग आपने की है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक सर्विस पेज है, सर्विस पेज में से एक पेज में से मैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में मान लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट पे परचेस करने आए, तो मेरा गोल ये नहीं रहता कि वो एक ही प्रोडक्ट परचेस करे। मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ रिलेवेंट जो अमेजोन ने भी कुछ सर्च करते प्रोडक्ट्स, नीचे आपको देखते हैं कि पीपल ऑल्सो बोट दिस प्लस दिस, आपको रेफरेंस देते हैं। आप डी मार्ट में जाओगे तो डी मार्ट में आपने देखना कि उसका स्ट्रक्चर ना कितना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है। साबुन के साथ उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती है ना, या टूथपेस्ट के रिलेटेड उसके जो भी रिलेटेड टूथपेस्ट के साथ ऑलवेज वो ब्रश को कैटेगराइज करते हैं, तो ताकि यूजर्स एक चीज़ परचेज, भले मैंने टूथपेस्ट लेनी है लेकिन उसके साथ अगर ब्रश वाला सेक्शन है तो मैं देखूँगा, अगर ले भी लूँगा एक टाइम पे। तो चीज़ों को किस तरीके से आप इंटरनल नहीं करते हो। मेरा गोल सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक एप्लीकेशंस जो है मेरी वो मैं सेल कर रहा हूँ, या मैं किसी को एप्लीकेशन बना रहा हूँ, या मैं जिम के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं यूजर्स को ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ आप मेरा कार्डियो वाला प्लान है, कार्डियो के साथ ये भी प्लान आप ले सकते हो। तो मेरा गोल हमेशा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो मैं प्रॉपरली इंटरनल लिंकिंग करता हूँ, हाँ ये इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है। तो मैं कहीं ना कहीं यूजर्स को अपनी वेबसाइट में, जितना यूजर्स को अपनी वेबसाइट में घुमाऊँगा उतना यूजर्स को भी पता चलेगा कि ये कंपनी ये सर्विस और ये प्रोडक्ट बेचती है और ये चीज़ें कंपनी करती है, ताकि मेरे माइंड में भी और कुछ चीज़ें अगर मेरे को परचेस करनी तो मैं कर सकता हूँ। तो जितना इंटरनल लिंकिंग है एक पेज से दूसरे रिलेवेंट, अब मान लीजिए कि आपने डाइट मील के प्लान के ब्लॉग लिखा है, फिर नीचे जो कीवर्ड आते हैं उसमें वापस आप ऐसी लिंक देते, ऐसे पेज की लिंक देते हो जो उसके रिलेवेंट है ही नहीं। कोई ब्लॉग लिख रहे हो, नीचे आप डाइट लिंक की, यहाँ पर कीवर्ड है डाइट मील प्लान, और आप लिंक दे रहे हो कोई ऐसे पेज की जहाँ पे वो डाइट मील प्लान के बारे में कुछ आपने चीज़ें लिखी ही नहीं, तो वो प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग नहीं होती। यूजर गेट फ्रस्ट्रेटेड, यार मैं तो ये सर्च करने के आपकी वेबसाइट में आया था लेकिन यहाँ तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो यूज़र बाउंस हो जाएगा। तो इंटरनल लिंकिंग जितनी हो सके उतनी रिलेवेंट होनी चाहिए। कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि एग्जांपल जब मैं एक वेबसाइट लेता हूँ, मान लीजिए कि ये पेज में मैं कोई उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस लेने के लिए इनके पास आया, ठीक है। तो इस बंदे ने इस वेबसाइट में क्या किया होगा कि उसके यूजर्स इसी की वेबसाइट में घूमे ना, उसके लिए उसने ढेर सारे इंटरनल लिंकिंग दे दी है। यहाँ पे अलग अलग पेज पे उसने रीडायरेक्ट करवाया है। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल लिंकिंग उसने
ये इंटरनल लिंक होती है कि भाई नए यूजर्स को इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कस्टम है तो ऑटोमेशन पे ले जाना, तो उसके लिए फिर ये क्लिक करूँगा तो उसमें ऑटोमेशन रिलेटेड ही बात है। ये तो आपकी वेबसाइट में जो भी आप इंटरनल लिंकिंग करो प्रॉपर तरीके से और रिलेवेंट होनी चाहिए। फिर चीज़ें हैं ऑन पेज में क्या क्या वो चीज़ें कवर थी कि इमेज एंड मल्टीमीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो आप इमेज डाल रहे हो उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज गूगल को बताना रहेगा कि ये इमेज इसके रिलेटेड है और इसमें ये कीवर्ड्स है। जो पर्पस है आप जब मीडिया में फाइल ओपन करते हो तो राइट साइड में मैंने दिखाया था, जब इमेज ओपन अपलोड करते हो यहाँ पे कैप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें पूछते हैं, तो आपको इमेज के स्पेसिफिक और आपके कीवर्ड के रिलेवेंट रखने जाए ताकि गूगल का जब क्रॉलर आता है तो उसको पता चले कि ये इमेज इसके रिलेटेड है। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द यूजर एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए एंड इन द एंड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक मेन चीज़ है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। जो यूआरएल मतलब जो ऊपर स्लग रखते हो, जैसे आपने maxfeedzone.com फिर सर्विस का पेज है, उसके बाद सर्विस में भी इनर सर्विसेज कर रहे हो तो सर्विसेज ले, जैसे कि अपने ये देखा था साइंसॉफ्ट का, तो ये क्या है कि मुझे प्रॉपरली यूजर्स को आइडेंटिफाई देता है कि ये मेन डोमेन है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उस ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कस्टम की यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका। और यूआरएल के लिए पूरा एक लेक्चर लिया हुआ था कि प्रॉपर तरीके से यूआरएल क्या होता है, ODDN होस्टिंग वाला जब पता है तो डोमेन होस्टिंग वाला, सब डोमेन, टॉप डोमेन लेवल, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ही आपको ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? तो मैं पूछ सकता हूँ चीज़ें की एलिमेंट ऑन पेज में क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो, वन बाय वन। So headings, make activities optimization. क्या Make activities, हाँ। link में make activities. मतलब कि वेबसाइट है बैकएंड साइड में एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, Keywords, कीवर्ड रिसर्च, फिर meta text. मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, फिर वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन, दिस द पार्ट ऑफ कंटेंट, फिर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, राइट, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, परफेक्ट। Very first is a keyword and research, properly the placement of keyword, meta title, meta description, quality of content, image optimization, ठीक है। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस, URL ऑप्टिमाइजेशन, ये मेन फैक्टर है। फिर अदर कपल ऑफ चेकलिस्ट है जो मैं बताता हूँ आपको। इंटरनल लिंकिंग मेन पार्ट, these are the main parameters of on-page SEO. Other checklist है ये on-page SEO की पूरी चेकलिस्ट है जो आगे कवर करूँगा और ये आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च कि ये जो वेरी फर्स्ट पैरामीटर है, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कीवर्ड रिसर्च मतलब कीवर्ड्स आपके वेबसाइट के लिए आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से कीवर्ड्स मुझे लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। इससे ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूड एक्टिविटीज़ है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 5 कीवर्ड मेरे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ये कीवर्ड है ना डेली बेसिस पे आपको ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। ऑनगोइंग एक्टिविटी जब तक आप SEO कर रहे हो तब तक आपको आपका कीवर्ड रिसर्च कंटिन्यू ही करना है, क्योंकि हर रोज़ यूजर्स की क्वेरीज चेंज होती है, हर रोज़ यूजर्स के पेन पॉइंट चेंज होते हैं, तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कीवर्ड रखनी चाहिए तो आपको हर रोज़ ये करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई कहाँ करते कैसे करते
मतलब पहले ही बात कर ले कि इसके प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, तो आइडेंटिफाई कहाँ करते हैं। तो प्लेसमेंट कहाँ होता है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, जो हमने बेसिक में लिखा था, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर हम हेडिंग भी यूज़ करते हैं, फिर URL भी यूज़ करते हैं, फिर कंटेंट बॉडी इमेज ऑल्टर टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये जो चीज़ें याद रख लो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मेजरली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट और URL, इंटरनल लिंकिंग, ये सब जगह पे हम कीवर्ड को यूज़ करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताओ कि एक ये पेज का हमने एग्जांपल लिया हुआ था, दिस पेज इज रिलेटेड टू कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो URL में मैंने प्लेसमेंट किया, चेकलिस्ट हो गई मेरी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में लिखा, इसका अगर मैं Ctrl+U करके देखूंगा है मेटा टाइटल कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी साइंस ऑफ। तो मेटा टाइटल में मेरा कीवर्ड आ गया चेकलिस्ट है। उसके बाद भी मैंने क्या किया कि डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने कीवर्ड को कहीं ना कहीं प्लेस किया हुआ है। और देखोगे, अरे अरे भाई तो क्या कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज कीवर्ड यूज़ किया मैंने। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गया। फिर मैंने क्या किया, मेरे जो हेडिंग आते हैं उसमें मैंने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड। फिर मैंने क्या किया कि इस पेज में जहाँ जहाँ कंटेंट आता है, ये हेडिंग 2 आता है, वहाँ पे यूज़ किया। तो इस पेज में आप देखोगे ये कीवर्ड 13 बार यूज हुआ है, कर सकते हैं क्योंकि इस पेज का कंटेंट काफ़ी लेंगे। अगर आप 500 वर्ड का कंटेंट ही और उसमें ये 13 बार होता है तो जरूरी आप स्पैम करते हैं। तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, और ऐसा भी नहीं है कि उसने एक साथ सारी चीज़ें, उसने इंटरवल पे सारी चीज़ें रखी रहती। यहाँ पे कल 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर आपको कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भले इतना लेंदी कंटेंट है, आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा, पहले फोल्ड में आपने 10 बार वो कीवर्ड यूज़ कर दिया, इट विल कॉल अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग। सो प्लेसमेंट कहाँ का कीवर्ड के हम आइडियली कर सकते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। मेटा टाइटल, फिर हेडिंग में मेटा टाइटल के बाद ऊपर आप वेबसाइट यूजर्स के क्रॉलर के जैसे सोचो, तो मैं वेबसाइट में आते तो पहले क्या दिखता है, मेटा टाइटल, फिर दिखता है मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर दिखता है हेडिंग, फिर आता है डिस्क्रिप्शन या कंटेंट बॉडी, फिर इंटरनल लिंकिंग में आता है। सबसे पहली चीज़ भूल गई URL। तो ऊपर से सोचो कि URL, फिर मेटा टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर हेडिंग, फिर आते सब हेडिंग जो भी होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कंटेंट होता है, इंटरनल लिंकिंग होता है। ये सब जगह पे आप कीवर्ड के प्लेसमेंट कर सकते हो। आइडियली करना चाहिए, डिपेंड अपॉन द वर्ड ऑफ योर कंटेंट। 500 वर्ड का अगर होता है तो मैं 3 से 4 बार, 3 बार मैक्सिमम यूज़ करूँगा। 1000 वर्ड का होता है तो मैं मान लो कि 7 बार यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 7 बार यूज़ करना है। अगर आपका कंटेंट का फ्लो प्रॉपरली जेन्युइन जा रहा है तो आप अच्छे से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऐसा दिखना नहीं चाहिए या लगना नहीं चाहिए फिर यूज़र को पटेटा ये रहे अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग। अगर आप प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन जा रहे हो वहाँ पे अगर कीवर्ड यूटिलाइज कर रहे हो, यूज़र का फ्लो नहीं टूट रहा, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि अननेसेसरी प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड कम होना चाहिए, स्टफिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग वी सेल क्लोथ्स, आप ऐसा लिख सकते हो कि अफोर्डेबल वुमेंस क्लोथ्स ऑनलाइन फ्री शिपिंग। तो ये प्रॉपर एक फ्लो में है और यहाँ पे
आप चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो कि किसके रिलेटेड है, जैसे कि ये वुमेंस के रिलेटेड है। प्राइसिंग की बात नहीं कर, क्योंकि मैं ऐसा बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ तो कोई यूज़र नहीं आएगा। अनलेस मैं बच रहा हूँ कि मैं ये मेन के लिए बेच रहा हूँ, काफ़ी आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, मैं आपको फ्री शिपिंग भी दूंगा, तो यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, राइट। तो आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो भी मैटर करते हैं कि आप किस वे में कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? आप लोगों की एक्सरसाइज ये देखिए, जो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए वो है प्लस कीवर्ड रिसर्च, प्लस आप लोगों के आपके पेज के लिए टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, होम पेज का लिख के आना है। वो सारी चीज़ें कीवर्ड रिसर्च पे डिपेंड करेगी। कर पाओगे ये चीज़ें? हो सके तो चैट जीपीटी से रेफरेंस लेना, बट उसका पूरा वर्डिंग यूज मत करना, ठीक है। होम पेज के लिए मुझे सिर्फ चाहिए मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और होम पेज में कौन कौन से आप कीवर्ड टारगेट करोगे, कीवर्ड चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस, जितना जल्दी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे उतना जल्दी ईजी रहेगा आपको। तो ये वेबसाइट में साइड बाई साइड आपको इम्प्लीमेंट भी करके आना है, ठीक है। अब ये बात कर लेते प्लेसमेंट की हो गई। अब आइडेंटिफाई कीवर्ड्स को कैसे किया जा सकता है, ये पूरा अगर चाहो तो एक सेशन पूरा 3 घंटे का ले सकता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कट डाउन करके आपको मेन चीज़ें बताऊँगा, फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है मैं आपको बता दूँगा। अब कीवर्ड रिसर्च, उसमें कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड का टारगेटेड पेज, आपको क्या करना रहेगा, कैसे एक एक्सेल फाइल बनानी है। हर बार जब भी कोई पेज बनाते हैं वहाँ पे पहली कॉलम आएगी मेरे कौन सा पेज है, जैसे होम पेज है, उसके बाद कॉलम आएगी कीवर्ड। होम पेज में मैं कौन कौन से कीवर्ड टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना आएगा, कि ये सर्च वॉल्यूम कहाँ से आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। उसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब ये यूजर द्वारा कितना सर्च किया जा रहा है, ठीक है। और उसकी टारगेटेड पेज, जैसे यहाँ पे होम पेज है या कोई टारगेटेड कीवर्ड से, तो ये ऑलवेज आपको मेंटेन रखनी अभी के स्टेज पे, ताकि आपको पता चले कि होम पेज पे आप कितने कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो। सर्विस पेज है, डाइट मिल का मेरा अगर पेज है तो उसमें मैं कितने कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, वो वॉल्यूम सर्च कितनी बार यूजर्स के द्वारा हो रहा है, तो आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाए। और ये पेज में से अगर दूसरे पेज में भी टारगेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे लेकिन लिख सकते हो कि इसका रिलेवेंट पेज ये है। जब आप लोग लिखते हो तो कीवर्ड पे अगर आप इंटरनल लिंक करनी है तो आप रिलेवेंट पेज पे टारगेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करना रहेगा। अब ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा कि भाई मुझे होम पेज में ये कीवर्ड टारगेट करना है, सर्विस पेज में ये कीवर्ड टारगेट करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो सर्विसेज होम पेज है उसके लिए पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, कंप्यूटर एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको सर्टेन कीवर्ड्स को इकट्ठा करना पड़ेगा कि ये कीवर्ड्स यूजर्स के द्वारा सर्च होते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए कि 100 कीवर्ड्स है जो मेरे लिए काम के हो सकते हैं। फिर 100 कीवर्ड्स में से मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग करूँगा कि भाई ये 10 कीवर्ड मेरे होम पेज में जाएंगे, फिर ये 10 कीवर्ड है तो मेरी डाइट मिल का या ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट है या आप सर्विसेज करते हो तो ये 10 कीवर्ड ये पेज में जाएंगे। वैसे करते करते मैं मेरे 100 कीवर्ड से उसको ग्रुपिंग कर दूँगा, होम पेज, सर्विस पेज 2, सर्विस पेज 3, जो भी आपका, उस तरीके से आपको बाइफरकेट करना रहेगा। एंड देन फिर आप अपनी वेबसाइट में प्लेसमेंट कर सकते हो। अभी आइडेंटिफाई कहाँ से करें कीवर्ड रिसर्च, आइडियली मैं 4 मेथड यूज़ करता हूँ। एक तो मैं टूल पे रिलाय रहता हूँ, फिर मैं गूगल पे रिलाय रहता हूँ, फिर उबर सजेस्ट है, कीवर्ड प्लानर है, उस पर रिलाय रहता हूँ। हर एक चीज़ में बताऊँगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज़ हम ट्राई करते हैं ये अभी रूल्स है, अभी इस पर फोकस करते हैं। अभी मान लीजिए कि मेरा एक कीवर्ड है, मेरी सर्विसेज है नाइकी एयर शूज़ फॉर मैन, ठीक है। अब गूगल पे मैंने ये देखा ना, तो यहाँ पे गूगल
हमें एक चीज़ और भी दिखाता है, पीपल ऑल्सो सर्च करके दिखाता है। तो ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि रनिंग नाइकी एयर शूज फॉर मैन, ये मेरा भी कीवर्ड हो गया कि लोग क्या, ये यूजर बताता है कि लोग इसके रिलेवेंट की क्या क्या सर्च करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं नाइकी एयर शूज फॉर मेन अंडर 5000। तो दिस आर द वन वे कि आप अपने कोई भी प्राइमरी कीवर्ड को गूगल में सर्च करिए और नीचे आइडेंटिफाई करिए कि पीपल लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। जितने भी कीवर्ड मिले ना एक बार अपनी एक्सेल फाइल में एक साथ डाल देने का, फिर ग्रुपिंग बाद में करना, ठीक है। फिर मुझे लगा कि हाँ लोग ये सर्च कर रहे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो मेरे को इसमें भी कुछ और रिलेवेंट ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये मेरा कुछ काम का हो सकता है। फिर एडिडास, अब देखो ये कंप्यूटर आ गया तो ये छोड़ देते हैं। नाइकी रनिंग शूज, ये मेरा कीवर्ड आ सकता है। तो इस तरीके से मैं कीवर्ड को आइडेंटिफाई करता हूँ, इसलिए बोले इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने आइडेंटिफाई के बाद खत्म। तो आपको दिस आर द वन मेथड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर कोई भी प्राइमरी कीवर्ड सर्च करिए और उसके रिलेवेंट जो जो कीवर्ड्स आते हैं आप वहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ है कंप्यूटर एनालिसिस करना। कंप्यूटर एनालिसिस होता है वो क्या, किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि नाइकी एयर शूज फॉर मैन लिखा हुआ, तो मैं बेटर एग्जांपल के साथ देखता हूँ क्योंकि नाइकी ये पूरी ब्रांड हो गई। मैं सर्च कर रहा हूँ कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, ये मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। तो ये कीवर्ड सर्च किया तो दूसरा तो पहले चीज़ क्या करूँगा मैं, पीपल ऑल्सो सर्च में करूँगा कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन इंडिया, ये मेरे सारे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, प्राइमरी कीवर्ड पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैम समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को कोई भी कंप्यूटर है ना, उसको ये देखो मेरे सारे कंप्यूटर है, तो ज़्यादा प्रोवाइडिंग सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज का सब रेडिक्स रहते हैं, चेतू है वो। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे कोई भी कंप्यूटर को पहले एनालिस करूँगा कि उसने किस तरीके की कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस यूज़ किए, फिर उसने यूज़ किया है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप, ये भी वही आ गए। फिर मैं अगर पेज में जाऊँगा तो पेज में मैं देखूँगा कि उसने कस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड कौन से कीवर्ड यूटिलाइज किए हुए हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, फिर कस्टम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो 2000 की ये कीवर्ड मेरे कंप्यूटर ने यूज़ किया। कस्टम वेब ऐप डेवलपमेंट, फिर कस्टम एपीआई, ये कीवर्ड यूज़ किए। तो इस तरीके से आपने ये कीवर्ड को भी नोट डाउन करना है कंप्यूटर में से कि कंप्यूटर ने पर्टिकुलर मेरे सर्विस के सिमिलर सर्विस के कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए। तो आपने पूरा जितना कीवर्ड मिले उतना आपको पूरा पेज को ऐसे देखना है कि उसने किस किस तरीके से कीवर्ड यूटिलाइज किया। चलो एक कंप्यूटर मेरा हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे कंप्यूटर पर जाऊँगा, वो किस तरीके से कर रहा है। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो मेरा कीवर्ड आ गया कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है किस तरीके से कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना। कोई भी टूल पे कभी रिलाई मत करना। देयर आर मल्टीपल वेज है, जितने वेज है उस सब वे से आपको कीवर्ड को पहले इकट्ठा करना है। फिर कस्टम सॉफ्टवेयर, सिंपल ये कि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन, कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये भी यूज़ कर सकता हूँ। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ये कीवर्ड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस ये आ गया। फिर ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो लॉन्ग फेज में जाए कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस फॉर स्टार्टअप, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो सिर्फ कीवर्ड को आइडेंटिफाई करा था, कहाँ से ढूंढे, कितने टाइप के होते, फिर उसको हम ग्रुपिंग करेंगे, उसमें आइडेंटिफाई कितने टाइप के होते, लॉन्ग फेज, शॉर्ट फेज, इस तरीके से यूज करना है वो आगे होता है। ये पहले तो जहाँ से जितना कीवर्ड मिल रहे हैं पूरा पहले एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की एक्सरसाइज ये तो साइड में रहेगी कि आपको जो एक्सेल फाइल बताए तो उस तरीके से पूरे कीवर्ड, ऐसा नहीं कि 5-10 कीवर्ड यूज़ करना है क्योंकि यूजर्स की पीढ़ी थाउजेंड्स में आते हैं।
तो आपको हर एक की अब देखो होम पेज में आपने आइडेंटिफाई किया कि 100 कीवर्ड मेरे होम पेज के रिलेटेड है, सारे के सारे आप वहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, पहले 10 कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके उसके रैंक करा, फिर धीरे धीरे कीवर्ड का सफलिंग करोगे। ये 10 कीवर्ड मेरे रैंक हो गए, फिर हम दूसरे 10 कीवर्ड को और टारगेट करते सिमिलर काइंड। कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दूसरा कंप्यूटर मैंने लिख लिया। फिर इस तरीके से मैं तो पर्टिकुलरली 10 कंप्यूटर को एनालिस करता हूँ। कोई भी कीवर्ड्स के रिलेटेड मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो मैं 10 जितने कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता हूँ और पूरा बकेट, क्योंकि ये 2 से 3 दिन बाद सिर्फ आइडेंटिफाई करने में लगता है। फिर आप कर सकते हैं कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जैसे अभी तक हम कस्टम वर्ड यूज़ करें, लेकिन लोग क्या करें कि कस्टमाइज भी यूज़ करते हैं। ये मेरा कीवर्ड आइडेंटिफाई हो गया। उस तरीके से आप ना देखोगे ना तो काफ़ी सारे कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो सारे कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कितना डीप आप एनालिसिस कर रहे हो वो आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जब तक आप अपने कीवर्ड प्रायोरिटाइज ठीक से नहीं करोगे मार्केटिंग एफर्ट ज़ीरो। ठीक है, तो दिस आर द सेकंड वे। पहला वे मैंने बताया पीपल ऑल्सो सर्च करके, जो प्राइमरी कीवर्ड को डालोगे पीपल ऑल्सो सर्च करके जो दिखता है। दूसरा है कि कंप्यूटर को आप एनालिसिस करो। ऐसा नहीं उसके पेज में डीप में जो आपको जितना लंबा पेज है भले आपको टाइम लगे, प्रॉपर एक एक कंटेंट को वर्ड को रीड करो कि उन्होंने कहाँ किस तरीके का कीवर्ड का प्लेसमेंट किया हुआ है। तो आपको भी जब पेज का कंटेंट सिमिलर बनाओगे आपको पता चलेगा। क्लियर। तीसरी चीज़ है हम गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के थ्रू कर सकते हैं। एक गूगल का एक फ्री टूल है, देखो लॉगिन हो जाए। ये बेसिक डिटेल आप अंदर फिल करोगे ना, फिर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कीवर्ड प्लानर होगा। मेरा लॉगिन नहीं है अभी। किस तरीके का बताता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर साइन इन का ही ऑप्शन आएगा। आप साइन इन करोगे ना तो आपको दिखाएगा। मैं आपको सिर्फ इमेज के तौर पे बता देता हूँ। परफॉर्मेंस में सर्च टाइम जनरेशन की प्लानर, जब आप इसमें लॉगिन करोगे ना तो आपको गूगल एड्स का जब सेटअप करोगे तब आपको इसमें ये टूल यूज़ करने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे टूल्स में कीवर्ड प्लानर होगा। उसमें ना पहले 2 चीज़ें होती है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वैल्यू एंड फोरकास्ट। मतलब डिस्कवर न्यू कीवर्ड मतलब कि अपने बिजनेस के लिए नए कीवर्ड्स कौन कौन से यूटिलाइज होते हैं। तो आपकी मैं क्या करूँगा कि जेतू की वेबसाइट डालूंगा, तो मेरा जो कंप्यूटर है ये साइंस ऑफ की वेबसाइट यहाँ पे डालूंगा और फिर मैं आइडेंटिफाई, या तो फिर मैं प्राइमरी कीवर्ड डालूंगा जैसे कस्टम डेवलपमेंट, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड करूँगा तो ये गूगल मुझे बताएंगे कि इसके और कौन कौन से कीवर्ड लोग यूटिलाइज करते हैं। या तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास 100 कीवर्ड्स का बंच है और मेरे को ये देखना है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, मतलब कि ईयरली या मंथली लोगों के द्वारा कितना सर्च होता है। तो लिस्ट यहाँ पे उठा के मैं इसमें डालूंगा तो गूगल मेरे को बताएगा इस तरीके का कुछ।
इस तरीके का गूगल मेरे को दिखाएगा कीवर्ड्स आ गया है कि जो मैंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं उस कीवर्ड्स का एवरेज मंथली सर्चेस कितना है। इट मीन्स कि यूजर्स के द्वारा वो मंथली कितना सर्च किया जाता है। आप ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हो जो यूजर्स के द्वारा सर्च ही नहीं हो रहे तो भी कोई मतलब नहीं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जब आप क्वेरीज डालते हो तो आप यहाँ पे जब आप क्वेरीज डालते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन सब देता है कि कौन सी कंट्रीज़ का आपको देखना है। मैं अगर इंडिया का देखूंगा, यूएस का देखूंगा तो सब कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम पर्टिकुलर कंट्रीज वाइज अलग अलग होते हैं। अगर मैं यूएस के लिए मार्केटिंग करूंगा तो यहाँ से मैं यूएस से सिलेक्ट करूंगा तो ये कीवर्ड यूएस में कितना एवरेज मंथली सर्च हो रहा है वो मेरे को दिखाएगा। सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कंपटीशन अगर वो हाई होती है तो देर आर चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एसईओ में। अगर पर्टिकुलर एसईओ की बात करें तो पेड यहाँ पे देखता है, ये पेड का भी रिजल्ट दिखाता है कि भाई ये कीवर्ड को टॉप में लाने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए रहेगा और मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए रहेगा। कि भाई ये कीवर्ड अगर मैं पेड मार्केटिंग एसईओ के साथ साथ में पेड मार्केटिंग में यूज़ करना है तो ये कीवर्ड को कंपटीशन हाई है तो मिनिमम उसका लोएस्ट में लोएस्ट बीड है $0.77 और हाईएस्ट बीड इसकी जा चुकी है $1.77। तो इस तरीके का पूरा एक ग्राफ बना के देता है कि कितना यूजर्स के द्वारा ट्रेंड में, ये ट्रेंड वाइज दिखाता है कि भाई इधर इतना सर्च हुआ था, अगस्त में इतना, नवंबर में सबसे ज़्यादा कीवर्ड सर्च हुआ है ये बूट्स वाला कीवर्ड। तो वैसे आप अपना एक एक कीवर्ड डाल के आप पूरा उसका फोरकास्ट देख सकते हैं तो आपको पता भी चलेगा कि आगे जाके कीवर्ड पे मेरे को मार्केटिंग करना है कि नहीं करना है। कोई कीवर्ड ऐसे होते हैं कि ट्रेंड रिलेटेड अभी चल रहे होते हैं लेकिन आगे नहीं चलेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखा देता है कि उसकी जर्नी के बारे में कि ये थ्रू आउट तक किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। जैसे कि ये एग्जांपल में ना इसमें पूरी चीज़ें इंक्लूड की हुई है। सब लोग गूगल एड्स में रजिस्टर भी कर लेना। ठीक है, गूगल एड्स में रजिस्टर कर लेना ताकि आपको ये टूल यूज़ करने का मिलेगा। कितने वेज होते हैं कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने, कितने वेज अभी तक बताया मैंने? टूल्स के ये 3 वेज है, देयर आर और मल्टीपल वेज। दूसरा एक टूल यूज़ करता हूँ मैं, ये एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, काफ़ी चीप टूल है। उसमें अगर आपने कुछ पेमेंट किया होगा ना प्राइसिंग का इसका तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स को सर्च करने में मतलब आपको प्रॉपर डेटा देता है। ये एक्सटेंशन क्या करता है कि कीवर्ड का पूरा ट्रेंड बताता है कि ये कीवर्ड किस तरीके से उसकी जर्नी रही है, उसकी रिलेवेंट कौन कौन से कीवर्ड है। जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं, ये एक्सटेंशन में पूरी चीज़ें हमें दिखा देता है। तो ये एक्सटेंशन भी काफ़ी काम का है। देखो जब आपने एक्सटेंशन ऐड किए होगे ना तो ये कीवर्ड की पूरी जर्नी यहाँ पे दिखा देता है। राइट साइड में एक्सटेंशन ऐड किया होगा तो इस तरीके से दिखाएगा कि वो ट्रेंड डेटा फॉर द कीवर्ड्स, ये पर्टिकुलर जो क्वेरी सर्च की है उसका यूएस में ट्रेंड किस तरीके से 5 साल में कितना इस कीवर्ड ने परफॉर्म किया था, 7 दिन में कितना होता है, पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक्सटेंशन बहुत काम का है, फ्री में भी है और पेड में और अच्छे से आपको रिजल्ट देख सकता है। तो ये कीवर्ड ये, और इसमें नीचे और जाओगे कीवर्ड टूल में तो आपको और भी चीज़ें दिखाएगा।
कि इसके रिलेवेंट कीवर्ड कौन कौन से है ना, वो भी चीज़ें आपको दिखाएगा। ऐसे इस तरीके से ये बात करूँ तो मेरे को ये चीज़ ये भी दिखाएगा कि लॉन्ग टर्म इसके रिलेटेड कीवर्ड जो जैसे हम वो गूगल में कर रहे थे पेपर और सब ये इस तरीके से यहाँ पे भी हमें जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके सर्च वॉल्यूम कितना है, यूजर्स द्वारा कितना है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक कितना है मैक्सिमम एंड लोअर, और वो पूरा ट्रेंड यहाँ पे दिखाएगा। ये टूल भी बहुत ही काम का है, कीवर्ड एवरीवेयर। फिर मैं यूटिलाइज करता हूँ सेमरस। SEMrush is a very powerful tool. Nowadays each and every लोग SEMrush यूज़ करते हैं। फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। SEMrush में थोड़ा सा ज़्यादा ग्लिम्स देंगे। SEMrush के अलावा और भी टूल्स है जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है उबर सजेस्ट है, SEMrush है। मैं पर्टिकुलर SEMrush प्रीफर करता हूँ। SEMrush में ना चलो एक लॉगिन कर लेते हैं इसमें। SEMrush जब आप ओपन करोगे बेसिक इस तरीके से अपग्रेड करने का भी ऑप्शन आता है। अपग्रेड में फैसिलिटीज हो जाता है अच्छे से मिलती है। अब यहाँ पे मैं कुछ अगर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिसर्च में आ जाऊँगा। कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं ये कीवर्ड्स सर्च करना चाहता हूँ कोई से भी रीजन के लिए। अगर मेरे को करना है तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ। लेस एज ऑफ नाउ मैं कीवर्ड ग्लोबली सर्च करना चाहता हूँ। अब ये इतना पावरफुल टूल है, ये चीज़ें मुझे ये कीवर्ड के रिलेटेड दिखाएगा। फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये कीवर्ड मैंने सर्च किया यूनाइटेड स्टेट में। पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट में इसकी क्या स्टेटस है, प्लस लिस्ट ऑफ यूजर्स का दिखा 8 सितंबर, मतलब आज के दिन 8 सितंबर है, तो उसकी डेट रेंज का होता है। अब ये मेरे को ये बताता है कि उसका सर्च यूएस में ये 8.1 के सर्च होता है, ठीक है। अदर्स कंट्री जैसे इंडिया में कितना है वो यहाँ पे दिखाती है, ये कीवर्ड स्पेसिफिक दिखाता है। फिर इसका इंटेंट कैसा है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जिस जब आप इकट्ठा करके आओगे फिर उसके इंटेंट, कीवर्ड के इंटेंट होते हैं, अलग अलग इंटेंट होते हैं। जैसे कि मैं बाई नाइकी शूज़ करूँगा तो उस बिल के मुझे कुछ यूजर्स कुछ शॉपिंग करना है, कुछ परचेज करना चाहता है। अब मैं से कैसा लिखूँगा टॉप 10 नाइकी शूज़, तो यूजर्स जब वो स्टडी करेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आना है। तो हर एक कीवर्ड का इंटेंट अलग अलग होता है।
तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कीवर्ड यूज़ करो, उसका इंटेंट क्या है, ये कीवर्ड यहाँ पे डालोगे आप सर्च में तो आपको पता दिखा देगा कि इसका इंटेंट किस तरीके का है, कॉमर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई जर्नी कुछ परचेस कर रहा है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड, उसकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आती है, कि एक कीवर्ड की कॉस्ट मेरे को कितनी आएगी कि 22 पेड मार्केटिंग ये कीवर्ड पे कर रहा हूँ, पेड मार्केटिंग में मुझे अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक यूज़र की क्लिक मुझे, जैसे एक यूज़र मेरी एड दिखेगी उस पर क्लिक करेगा, मेरे अकाउंट में से $23 डिडक्ट हो जाएगा। कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड पे, अभी फ़िलहाल यूएस में कितनी एड्स चल रही है वो भी दिखाएगा, ठीक है। अभी कीवर्ड के वेरिएशन, जो मेरे प्राइमरी कीवर्ड के जो वेरिएशन है, जो आप यूटिलाइज, जैसे मैंने बोला कि कीवर्ड का यूटिलाइज करना, वो यहाँ पे दिखाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम भी दिखाएगा, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मतलब ये कीवर्ड टॉप करने के लिए कि आपको कितनी डिफ़िकल्टी रहेगी, जितनी डिफ़िकल्टी लो रहती है, सॉरी जितनी डिफ़िकल्टी हाई रहती है उतने चांसेस के आपकी कीवर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इस कीवर्ड के रिलेटेड लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन सर्च किए हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आप पर्टिकुलर कहाँ यूज़ करोगे, FAQs में या आप लोग में यूज़ करोगे, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे व्यू ऑल 3218 कीवर्ड्स, ये कीवर्ड के रिलेटेड, और आपको ये टूल 3000 कीवर्ड और दिखाएगा, उसमें से जो रिलेवेंट है फिर उन्हें यूटिलाइज करना है, और दिस इज द वे आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड पे कौन कौन से टॉप फाइलिंग्स आ रही है गूगल पे अभी दिख रही है वो दिखाएगा, उसकी एड कॉपीज की 67 जो एड चल रही है कीवर्ड पे वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये टूल ना काफ़ी पावरफुल टूल है, फ्री वर्जन में इतना ही दिखाएगा आपको, बट इतना भी हमारे लिए इनफ है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर पे रजिस्टर कर लीजिएगा, सेमरस पे रजिस्टर कर लीजिएगा। आप लोगों का टास्क है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके लाने का, ठीक है। वैसे मार्केट में और भी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे उबर सजेस्ट है, सेमरस है, Ahref है, सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये टूल यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वन एंड शॉट सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। अगर मैं कीवर्ड का कोई क्लाइंट बोलता है मुझे SEO भी करना है, पेड मार्केटिंग भी करना है, US में पढ़ी, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ, तो मान लीजिए मैं जर्मनी में सर्च कर रहा हूँ तो पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जर्मनी वहाँ पे कितना था, $22 था, यहाँ पे कितना आ गया, $60। पूरा सीनरी पूरा चेंज हो जाएगा। जो होता है ये थोड़ा सा कॉस्ट पर क्लिक, वो पहले से वो डिटरमाइन होता है क्लिक कर, ये डिटरमाइन गूगल करता है, ओके, जो स्पॉन्सर पेड मार्केटिंग करते हैं ना, तो जितने लोगों ने पेड मार्केटिंग किया होता है उसके बेसिस पे होता है। लेकिन गूगल हमें बताता है कि ये अगर आप सोच रहे हो कीवर्ड पे मेरे को जर्मनी में मार्केटिंग करना है तो आपको इतना माइंड में लेके मिनिमम चलना पड़ेगा। फिर इसके देखो वेरिएशन भी चेंज हो जाए, उधर कितने थे 3000 थे, यहाँ पे 2000 हो गए। इसकी वेरिएशन कीवर्ड डिफिकल्टी क्लियर। तो मैं चाहूँगा कि ये टूल का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करो। उबर सजेस्ट भी लिख लीजिए, उबर सजेस्ट। टास्क दिए है वो कंप्लीट कर लेना। क्या क्या टास्क था, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिखाए थे, कैरेक्टर लिमिट हो जाएगा। आई वांट यू गाइस कि आप अपने होम पेज के लिए पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करो, उसके बाद मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होम पेज के लिए लिख के आओ। जो भी कैरेक्टर लिमिट आप देखोगे समझो तो उसके बेसिस पे, ठीक है। टूल ऑप्टिमाइजर ने किए कहाँ से कीवर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। गूगल की वर्किंग प्लानर, सेमरस, उबर सजेस्ट, फिर कीवर्ड एवरीवेयर,
साइट एक्सेस है, पीपल ऑल्सो सर्च एंड सबसे मेन कंप्यूटर एनालिसिस। ये ऑनगोइंग रहेगा, कल आप सर्च करके लाओगे तो एक दिन का आपका रिवीजन होगा। हर दिन आपको आइडेंटिटी, इतने सारे कीवर्ड है, 3000 कीवर्ड आप लेके आओगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो करने पड़ेंगे ना। लेकिन वेंसी को टेस्ट है, वेंसी को टेस्ट है। बताया वो, लेकिन वो पहले सेक्शन में रिलेटेड है। फर्स्ट वीक का जो मॉड्यूल पहले मॉड्यूल के related है। इसका नेक्स्ट वीक में होगा। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या करना है? फर्स्ट मॉड्यूल हमने कवर किया था वेरी फर्स्ट, और डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल। स्नाइडर मॉडल्स थी ना, और डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स में फंडामेंटल से टोफू वोफू मोफू के लिए थे, प्रोफाइल मेरे फोन में बॉटम फोन है वो उसके मैंने पढ़ा था पर मेरे को समझ नहीं आया। समझा कवर। फिर उसके बाद था गूगल एनालिटिक के बारे में डेमो बताया था, जो बेसिक ओवरव्यू था। सर्च कंसोल के बारे में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट रियलिटी के बारे में बताया था। फिर हमने ये बात की थी कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किस टाइप के डोमेन्स होते हैं, किस तरीके से डोमेन कहाँ का आइडेंटिफाई होते हैं। फिर बाकी होस्टिंग के बारे में, फिर आता है यूज़र एक्सपीरियंस, UI के बारे में। फिर आता है वेबसाइट स्टाइल, वेबसाइट स्ट्रक्चर, किस तरीके की वेबसाइट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। एंड फिर क्या था, और इसकी इम्पैक्ट हाँ SEO किस तरीके से यूज़र UI में इम्पैक्ट करता है। वो बस इतनी चीज़ें हमने आई थिंक मेजरली ऊपर से कवर की थी। आज के मॉड्यूल ये वीक का पूरा रहेगा। ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, नो पेज SEO। ये वीक में पूरा आई गेस आपका SEO कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। लास्ट चीज़ आज के सेशन की देख लेते। ऑन पेज इसके बाद है मेटा टेक्स्ट। ये जो भी हमने कवर किया है वही है, बट फिर भी बताएंगे। अब ये चेक लिस्ट ध्यान रखना, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, ChatGPT से मिल जाएगी कि ऑन पेज SEO चेक लिस्ट क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें बाइफरगेट की हुई है। कीवर्ड रिसर्च, पेज टारगेट 1 कीवर्ड पर थिंग, मतलब कि अपने जो कीवर्ड्स फिर आपको पूरा एक्सेल फाइल बना रहे हो वो पूरा ऑप्टिमाइज करने का। फिर कीवर्ड उसमें फिर हम करेंगे ग्रुपिंग करेंगे, 100 कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड कौन से पेज में टारगेट करना है। एक बार ग्रुपिंग हो गया, हम मान लीजिए कि मैंने डिफाइन किया कि मैंने डायरेक्ट लिख के प्लान में अपने 10 कीवर्ड यूज़ करना है। फिर 10 कीवर्ड का आएगा कहाँ प्लेसमेंट, वो मेरे को कहाँ यूटिलाइज करना है वो मैं डिफाइन करूँगा कि भाई ये मेरा टाइटल में जाएगा, ये हेडिंग में जाएगा, सो एंड सो पूरा आइडेंटिफाई कर लूँगा। उसके बाद टाइटल में, तो टाइटल में मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, हेडिंग में किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इमेज में रखना है तो इमेज का मेरा किस तरीके से पूरा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी ये देखेंगे, इमेज है, फिर इंटरनल लिंकिंग है, तो वो सारी चीज़ें चेक लिस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? सो ये आपका वो कैसे खुलेगा, कोडिंग किसको खुलेगा? हाँ कोडिंग हाँ जी, तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी देखने के लिए ऐसे देख सकते हैं। मैं कोडिंग से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ या आपको इमेज ऐड कर सकती हूँ? इसमें नहीं कर सकते, फिर आपको कोडिंग से जाना है, फिर यहाँ से जाना है।
लेट मी जस्ट क्विकली रिकेप। आज हमने क्या क्या सीखा, फिर तोफू वोफू के बारे में आपको बताता हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा। SEO, उसके टाइप्स, ऑन पेज, वन बाय ऑफ पेज और डेवलप में बहुत टेक्निकल। ऑन पेज में क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, फिर URL फिर यूजर जर्नी, फिर सर्विस, पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करते हैं उसका, और ऑफ पेज में एज अ बैकअप लिंक। ऑन पेज में क्या होता है? रिसर्च प्लेसमेंट। फिर में क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड रिसर्च प्लेसमेंट, फिर कंटेंट क्वालिटी, फिर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, फिर URL, फिर यूजर एक्सपीरियंस, फिर इमेज एंड मल्टीमीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फिर इंटरनल लिंकिंग। ये मेन पैरामीटर्स हैं, बाकी कुछ आपको यहाँ पे भी चेकलिस्ट है। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या था? डेफिनेशन टेक्निकल एसईओ स्किल ऑप्टिमाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, साइट नेम, प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट, वो आगे कवर करेंगे। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है? जनरली ऑफ पेज इट्स ऑल अबाउट क्या आप अपने कंटेंट को कहाँ सर्कुलेट करते हो, किस फॉर्म में, वहाँ से आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। ऑन पेज की बात करें तो कीवर्ड सबसे पहला होता है कि प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड, तो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट कर सकते हैं आइडियली। ऊपर से सोचो, URL, फिर रहेगा मेटा टैग्स, मेटा description, फिर heading, फिर जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, या तो फिर नीचे का जो कंटेंट होता है, सब हेडिंग सब, ठीक है। और इंटरनल लिंकिंग, कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कीवर्ड्स के वेज क्या है। देयर आर मल्टीपल वेज, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वो मेरे को काफ़ी यूज़फुल हुआ है। वेरी फर्स्ट है कॉम्प्यूटर को पूरी वेबसाइट को आपको थोड़ी स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कीवर्ड का यूज़ किया। फिर पीपल सर्च, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है गूगल में सर्च करोगे, वहाँ पे नीचे आपको लिखा है कि लोग ये कीवर्ड, ठीक है। फिर क्या है? यह जो टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, मैं प्रेफर यूज़ करता हूँ सेमरस एंड उबरसर्च। पर्सनली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सेमरस, जहाँ से आपको सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर हाँ टूल आ गया। फिर ये गूगल की कीवर्ड प्लानर, जहाँ से मुझे एग्जैक्टली सर्च वॉल्यूम और इन सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। These are the ways जो ideal keyword everywhere extension. There are multiple other ways, but personally I suggest keyword everywhere extension आप यूज़ करो तो आपको पूरा ट्रेंड के बारे में पता है। तो ये चीज़ें तो हमने डिफाइन कर ली कि भाई कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करना है, कितने कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मेटा टाइटल्स में क्या क्या लिमिटेशन किस तरीके से रखना चाहिए। ये तो सिर्फ आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया था कि आप थोड़ा रिसर्च खुद से भी करो कि मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, फिर जो कीवर्ड्स है उसका ग्रुपिंग किस तरीके से करना है, कितने टाइप्स की कीवर्ड होते हैं, इंटेंट क्या होता है इन लोगों का, वो मेजरली आइडेंटिफाई करना, वो आपको सेमरस से मिल जाएगा। अगर आप ये कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो अगर आप सेमरस से डेटा निकाल रहे हो तो साथ साथ में वो भी देख लो कि उसके इंटेंट भी बाजू में लिख लो, सर्च वॉल्यूम भी लिख लो। जितना आप कीवर्ड की फाइल प्रॉपरली अभी एक्सरसाइज करोगे ना, उतना आगे के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो जब कीवर्ड की फाइल बना रहे हो, ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम है, ये स्टेट के लिए है, कंट्री के लिए है, इसका ये CPC है, इसका लोअर बीट ये है, इसका इंटेंट क्या है, जितनी फाइल वो आपकी एक्टिवेट होगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि पिछली जो जितनी मार्केटिंग करोगे तब आपको वो वापस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अभी एक टाइम कर रहे हो तो अच्छे से करो। क्या क्या चीज़ें चाहिए, सर्च इंटेंट कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी लोअर CPC कितना है, IS कितना जा सकता है, फिर इंटेंट आ गया और उसमें टारगेट पेज अगर आप कौन सा करना चाह रहे होते हैं उसमें पूरा एक भले लंबा बनेगा। मैं जब बनाता था 10-15 हज़ार कीवर्ड तक मेरा लोग चले जाता था, फिर उसमें से मैं सिर्फ 10-15 कीवर्ड में
होम पेज में 10 कीवर्ड होम पेज में यूज़ करते थे मैक्सिमम। फिर बाकी के जो रिलेटेड रहते हो तो वो अलग अलग टाइप ऑफ लोग और होम पेज एक्टिविटीज़ में टारगेट करते हैं। समझ में आ गए? तो ये फाइल आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे डिफाइन होता है। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आज का सेशन होल्ड करते, टोफू वोफू मोफू के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते कि क्या होता है। डेफिनेशन तो मेरा खबर है, टॉप फनल, मिडिल फनल, बॉटम फनल। अब हमारे पास जो यूजर्स आते हैं ना, जिस यूजर्स के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो यूजर्स किस स्टेज में। टॉप फनल इट मीन्स कि वो वहाँ पे उस यूजर्स को रखते हैं कि जो हमारे ब्रांड के बारे में जानता है। जैसे ये टोफू वोफू और मोफू है, ठीक है, 3 यूजर्स है। तो ये बंदे के लिए टॉप फनल वाला है, इसमें कि इसने स्प्रेडमी के बारे में कभी जानता नहीं है। तो मैं जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करूँगा ऐसी यूजर्स के लिए कि जिसने मेरी ब्रांड के बारे में जानना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ब्रांड के बारे में जानने से लेके उसको मेरे को ऑनबोर्ड करना है, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। ये है मोफू, मतलब मिडिल फनल, कि इसने कहीं ना कहीं मेरे ब्रांड के बारे में अट्रैक्ट हुआ है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन उसका मुझे काम क्या रहेगा कि उसको मैं इस तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी दिखाऊँ ताकि वो ऑनबोर्ड हो जाए। तो वो मोफू कैटेगरी में आएगी मिडिल। और आप ऐसे हो कि जो डिसीजन स्टेज में अटके हो, तो मैं आपके लिए जो मार्केटिंग और आपके जैसे सिमिलर यूजर्स के लिए मार्केटिंग एक्टिविटी करूँगा वो इस तरीके से करूँगा कि आप ऑनबोर्ड डायरेक्टली हो जाए। अब मैं उसके एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि किस तरीके का होता है। मतलब मान लीजिए कि आप वोफू कैटेगरीज में आते हो, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आप मेरे ब्रांड के बारे में जानते हो, मेरी सर्विस के बारे में जानते हो। तो मुझे सिर्फ आप मान लीजिए कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आपने मेरे ब्रांड के बारे में बहुत पढ़ लिया, मेरी सर्विस के बारे में देख लिया, लेकिन आप अटक रहे हो। तो मेरा काम क्या रहेगा कि आपको जो मार्केटिंग एक्टिविटी करूँगा कि आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँगा कि मैं मेरी केस स्टडी बताऊँगा, मेरे क्लाइंट के बारे में बताऊँगा, उसके वीडियोज़ को बताऊँगा, तो आपको ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये कंपनी में, क्योंकि आप डिसीजन स्टेज पे अटके हो। तो उसकी एक्टिविटीज़ इस तरीके से थी। इनकी एक्टिविटीज़ में क्या करूँगा, ब्रांड के बारे में इंटरेक्ट हो गए, लेकिन 2000 अभी पूरी तरीके से इंटरेक्ट नहीं, तो मैं और सर्विस के बारे में, केस स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा। आपको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आप अभी मेरी सर्विस अवेल कर रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट कोड की वाउचर दूँगा ताकि आप जल्दी से डिसीजन लोगे। इसको मैं केस स्टडी वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि उसको इंटरेक्ट हुए लेकिन फर्दर वो चीज़ें नहीं पता, तो वो बता इसको तो मेरे को नए सर से पूरी चीज़ करनी है। पहले मेरे को मेरे ब्रांड के बारे में बताना रहेगा, फिर मैं ब्रांड के बारे में इंटरेक्ट होगा, फिर मैं उसको सर्विसेज के बारे में बताना रहेगा, केस स्टडीज़ के बारे में बता रहेगा, फिर मैं जाके उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो तीनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा यूजर्स की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ, मतलब ओपेज एक्टिविटीज़ तीनों की अलग अलग होती है। तो जब तक मैं समझूंगा ना कि मेरा यूजर्स कहाँ पे है, इस तरीके का है, तो उसके लिए फिर मैं वो रूल घूमता रहूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ों को थोड़ा सा इन डिटेल में आपको बताता हूँ। मैंने एक अच्छी वेबसाइट देखी थी जहाँ पर प्रॉपरली चीज़ों होती, इसमें से मिल जाएगा। समझ में आ गए? टोफू वोफू और मोफू ये अवेयरनेस स्टेज में होता है, ये एंगेजमेंट और ये ब्लड डिसीजन स्टेज में होता है। जो टोफू होता है तो बायर इज एट अवेयरनेस स्टेज ऑफ द मॉडल। तो हमें क्या करना रहेगा कि भाई कंटेंट स्ट्रेटेजी मेरी क्या आएगी कि इंक्रीज वेबसाइट विजिटर, सोशल मीडिया ट्रैफिक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके जैसे लोगों को मेरे को टॉप कैटेगरी से लाना है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा, फिर मेरे को मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ। मिडिल फनल की कंटेंट स्ट्रेटेजी अलग होती है, जैसे यहाँ पे वो CSLC कंटेंट्स जो नहीं के बराबर क्या करेगा, उसको स्ट्रेटेजी एजुकेट करना पड़ेगा, मेरे ब्रांड के बारे में उसको पहले तो बताना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ के एजुकेट करना पड़ेगा, सर्विस के बारे में, केस स्टडीज़ के बारे में, स्ट्रेटेजी हो गई।
ये तो अभी ये सिर्फ नॉलेज के लिए, जब आप मार्केटिंग करोगे तब आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें ना जनरली मैं कहाँ यूटिलाइज करता हूँ, ईमेल मार्केटिंग में। सो एसटीपी एक बार HTTP सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग, सॉरी सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। STP था ना उसमें से, और सेकंड पार्टी था उसमें, और डिजिटल मार्केट फंडामेंटल आइडिया मॉडल्स के अलावा। देख लेता हूँ। वो टारगेट को कैसे सेट करते हो उसमें? सेगमेंट में को स्लाइड है वो है आपके पास। पहले हम सेग्रीगेट करते कि हमारी, पहले हम ढूंढते कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, फिर सेकंड स्टेज में शायद हम उन्हें टारगेट करते हैं, सेगमेंट करते हैं आपको। हाँ, वैसा कुछ तो किस बेसिस पे टारगेट? सो मान लीजिए कि इनकी जिम रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो उसको क्या आइडेंटिफाई करना रहेगा कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस क्या होगा। कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट सिर्फ गांधीनगर रिलेटेड है और मेल के रिलेटेड है, तो मैं पहले मेरे ऑडियंस को टारगेट करूँगा कि भाई मुझे गांधीनगर या अहमदाबाद सराउंडिंग एरिया में ये लोगों को ही टारगेट करना है। ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट पर सेल कर रहा हूँ और उसमें भी मेरी हेयर रिलेटेड और क्रीम रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस आइडियली क्या रहेगी कि भाई लोकल मेरी ब्रांड है तो पहले मैं लोकल कवर करूँगा। अहमदाबाद में जो वुमन है जो 18 to 35 रिलेटेड है या एंटी एजिंग रिलेटेड है तो मैं 35 प्लस वाले को टारगेट करूँगा। तो एक बार मैंने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उसका सेगमेंटेशन कर दिया। फिर क्या था उसमें, टारगेटिंग। हाँ मतलब कहाँ टारगेट करना है, किस लोगों को मेरे को टारगेट करना है, पूरा एज वाइज, जेंडर वाइज, जियोग्राफी, डेमोग्राफी दोनों आ गए, कैटेगरीज आ गई। पोजीशनिंग। स्लाइड दिखाओ, फिर फर्स्ट स्लाइड में मैंने इंट्रोडक्शन था कि वाई डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आइडिया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और फिर बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए होता। उसके बाद था एड्स, इंटरेस्ट, डिजायर पर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग विद केस स्टडी। ओके, ये फंडामेंटल था। पोजीशनिंग से आप यूएसपी कह सकते हो कि लोग आपको क्यों चूज करें। हर एक कंपनी की अलग अलग यूएसपी होती, पोजीशनिंग होती है। अब ये मैं जिम की सर्विसेज कर रहे हैं तो इसकी यूएसपी कुछ तो होनी चाहिए कि देयर आर मल्टीपल जिम्स होते हैं, तो ये क्या ऐसा स्पेशली कर रहा है तो ये कर सकता है कि भाई मैं मेरे एरिया में 24/7 कर रहा हूँ, फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो दिस आर द यूएसपीज कंसिडर करते हैं विथ यूनिक प्रोमिसेस प्लस प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल। मतलब अगर मैं डायरेक्टली तो इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा कि मेरे को कुछ दिखाएगा एग्जाम्पल के तहत कि भाई फ्री का से इतने मेम्बर्स है जिसने अभी तक मेरी फ्री एनरोलमेंट ली हुई है, ये 24/7 ओपन हो रहा है, तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, तो वो ये काफ़ी सारे जिम्स होते हैं जो मिक्सअप होते हैं। तो आप क्योंकि वुमेंस होती है वो काफ़ी टाइम सेफ फील नहीं करती, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मेल के लिए टाइमिंग है, फीमेल के लिए टाइमिंग है, तो दिस विद द प्रूफ और काइंड ऑफ यूजर्स के ने आपके लिए जो चीज़ें बताई गई, ठीक है। फिर था सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन आ गया। फिर बायर की जर्नी जो थी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन स्टेज था, ठीक है। टोफू वोफू मैंने बता दिया। एंड हर एक स्टेज में KPIs अलग अलग होते, वो आइडिया है। KPIs का मतलब क्या था? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि जो टोफू होता है तो उसमें मेरा काम, क्योंकि जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता हूँ तो मुझे अलग अलग गूगल एनालिटिक्स से KPIs ट्रैक करने होते हैं। तो
नहीं, टॉप फनल में मेरी ज़्यादातर रहेगी कि ज़्यादातर अवेयरनेस स्टेज होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं इंप्रेशन पे फोकस करूँगा, क्लिक थ्रू रेट पे, एंगेजमेंट पे फोकस करूँगा। अब जगह मेरा बॉटम फनल है तो मैं कन्वर्जेशन रेट, कॉस्ट पर क्लिक पे फोकस करूँगा, रेवेन्यू पे फोकस करूँगा, तो KPI के लिए अलग अलग होते हैं सब। KPI लेवल क्या है? KPI लेवल ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें CDR CAC ये सब क्या है? ये वाला हाँ, CDR CPL अच्छा रेट, क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर क्लिक, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो जो मार्केटिंग पैरामीटर्स हैं जो एड्स में ये सारी चीज़ें और जब आप एडवर्टाइज करोगे तो आपके रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, मेरा क्लिक थ्रू कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है, वो सारी चीज़ें मेरे को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ताकि मुझे पता चले कि मैंने इतना बजट डाला हुआ तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है। ये गूगल एड्स के पैरामीटर्स सारे हैं, फिर बीच में हम जब एडवर्टाइज करते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, इंप्रेशन से ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक सेशन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टास्क एक बार रिपीट कर दीजिए, देखिए टास्क वाले कोई भी और सर्च करना है, खुद का कीवर्ड डिसाइड करना है और मेरा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके, और साइड बाय क्वेश्चंस दिए हैं वो करना है। और साइड बाय साइड आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखना है, ठीक है, कि बहुत तेजी से आपकी वेबसाइट की बात हुई। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। कुछ हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है।